ओ परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम श्रद्धेय वंदनीय आचार्यवर, पूज्य हमारे जस भाई साहब और यहाँ पर इस योग ग्राम की चिकित्सा व्यवस्था में लगे हुए सभी भाई बहन और आरोग्य साधक देश के विभिन्न क्षेत्रों से इस अभियान का लाभ लेने के लिए पधारे हुए आप सभी भाई बहन, योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सभी विधाएं हमारी ऋषियों की मानवता के लिए एक अभूतपूर्व देन है। आयुर्वेद का उपदेश करने से पहले ही ऋषि कहते हैं कि जब उनकी गोष्ठी होती है, वो बैठे होते हैं, वो चर्चा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सब ठीक ठाक संयमित रूप से रहने पर भी, साधना पूजा भजन पाठ सब कुछ करने पर भी ये बीमारियां फैल रही हैं, इनको रोकने का उपाय करो। ये बड़ा प्रश्न उठता है, सब कुछ करने के बाद में भी बीमारियां हो सकती हैं तो न करने वालों को तो होंगी ही होंगी। पर आज की जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है, हमारी जो प्रवृत्तियां ऐसी बन गई हैं कि कुछ जानबूझ करके, कुछ अनजाने में, कुछ परिस्थितियों से, कुछ प्रमाद से, कुछ आलस्य से, कुछ अज्ञानता से, कुछ रुचि से, कुछ परिस्थितियों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती जाती है कि हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को कमजोर या रोगपूर्ण पाते हैं। तो आवश्यकता होती है कि ऐसी जगह हो, ऐसा स्थान हो जहां जाकर के उन सब आदि व्याधि और विविध समस्याओं का निराकरण कर सके। तो श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, पुरुषार्थ से यह एक प्रकल्प, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, यहाँ पर बहुत जंगल था, अभी भी रास्ता तो हमने जानबूझ करके ऐसे रखा है। आप बहुत सारे पैसा खर्च कर करके और डेजर्ट सफारी और फलाने सफारी, जंगलों की सफारी करने जाते हो तो यहाँ फ्री में हम करवा देते हैं, इसलिए इस रास्ते को ठीक नहीं करवाया है। और जिंदगी की भी एक एक व्यक्ति की एक परिभाषा, जो जीवन में ना, जब दुखी आदमी सुखी होता है तो सुख ज्यादा महसूस करता है, और सुखी आदमी दुखी हो जाए तो फिर समझ लो उसका तो कहना ही क्या। तो हमने कहा थोड़ा दुख मिले कोई बात नहीं, फिर उसके बाद सुख ना फिर ज्यादा महसूस होता है। आदमी सोचता है कि जब उधर से आ रहा है, पता नहीं हमको कहाँ ले जाए जा रहा है जंगल में, जब पहुंचता है बड़ी शांति का वातावरण है तो शांति द्विगुणित हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप ऐसे रहो, इतने कम संसाधनों में जिंदगी गुजार बसार कर लो कि वो छीनने का भय ना रहे, छीन जाए तो दुख ना रहे। आदमी ज्यादा परेशान इसलिए रहता है, वो अपने आप आसपास में ऐसा वातावरण और आभामंडल बना लेता है, कृत्रिमता का ऐसा आडंबर ओढ़ लेता है, उसको असली जिंदगी और असली प्राकृतिक जो स्वरूप है वो क्या है वो भूल जाता है। जब छीनने लगती हैं एक एक चीजें, तो पराश्रितता का जितना अभाव होगा उतना ही आपका जीवन सुखद होगा। साधन का मतलब ये नहीं कि सब हम अपने ऊपर सारे लवा दे, अपने ओढ़ लें। आपके घर में कपड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कपड़े एक साथ डाल करके घूमना शुरू कर दो। लोग सोचेंगे तो मूर्ख है, देखो सारे कपड़े ओढ़ के घूम रहा है। पर दुनिया की जो चीजों की बात आती है तो हम सब कुछ अपने अंदर ही सब कुछ करते हुए चलना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं है। तो बुद्धि से, विचार से और चिंतन से इस चीज को हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है, न प्राप्ति पदार्थों का उपयोग, क्योंकि व्यक्ति का एक सामर्थ्य होता है। जिस तरह से बुद्धि का एक सामर्थ्य है, विचार का एक सामर्थ्य है, कार्य का एक सामर्थ्य है, इसी तरह से हम जीवन में कितने पदार्थों का उपयोग करें, उपभोग करें, इसका भी एक सामर्थ्य है। सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार यदि आप पदार्थों का उपभोग करोगे तो कभी भी वो पदार्थ आपके लिए दुखदायी नहीं बनेंगे। तो आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि संसाधनों के अभाव इतना दुखदायी नहीं है व्यक्ति के जीवन में कि मेरे को खाने को ही नहीं मिलता है या मुझे पहनने को ही नहीं मिलता है, ऐसी परिस्थितियां कम है। पदार्थ अधिक होने से हमारे दुख है,
क्योंकि लोग, मैं देखता हूं अलमारी में 50 तरह के कपड़े रखे हैं, वो परेशान ये है कि कौन सा वाला पहनूं। न होने का टेंशन नहीं है, वो छांटने के लिए टेंशन है। खाने के लिए रसोई में 50 तरह की चीज रखी, बोले कल भी ये सब्जी खा ली थी, ये रोटी भी बन गई थी, ये चटनी भी बन गई थी, अब क्या बनाएं। यानी न होने का अभाव नहीं है वहां पर होने का टेंशन है। तो ये पदार्थ ज्यादा होंगे तो ये दुख ही देंगे, ज्यादा कपड़े होंगे तो सोचने में आधा समय जाएगा और उसी की टेंशन होगी और कुछ नहीं। तो आजकल सोशल मीडिया और बाकी चीजें ऐसी चल गई हैं, आदमी पूछेगा कपड़े पहन, अच्छा मैं कैसे लग रहा हूं, लग रही हूं वाली ज्यादा करती हैं। तो कपड़े तुमको पहनना, दूसरा कोई बता देगा। अच्छा किसी ने बता दिया कि अच्छी लग रही हो तो खुश, किसी ने कहा दिया बेकार लग रहा है, अच्छा तभी टेंशन। तो ये जो पदार्थ हैं ये हमारे लिए सुख के साधन बहुत नहीं है, दुख के साधन ज्यादा हैं। तो इसको हम क्या समझें कि जीवन निर्वहन के साधन है। ये हमको जीवन चलाने के लिए वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, साधन भी चाहिए। यदि जीवन निर्वहन के साधन के रूप में हम इनको लें तो क्या होता है कि हम साधन से आगे इनको समझने लग जाते हैं, हम उसको साध्य मानने लग जाते हैं कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य तो यही है। वो जो चारवाक सिद्धांत था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली जो सिद्धांत है ना, खाओ पियो और मौज करो, तो उस सिद्धांत से कभी खाने पीने का तो छोड़ देना, मौज नहीं कर सकता आदमी। तो या तो खाओ पियो या तो मौज करो। खाओ पियो और मौज करो नहीं हो सकता, क्योंकि जो उल्टा सीधा खाएगा, उल्टा सीधा जिएगा, वो मौज नहीं कर सकता, वो तो मुसीबत ही झेल सकता है। तो इसलिए आनंद चाहिए। मौज का अर्थ है आनंद है, आनंद वास्तव में सुख चाहिए। तो संयमित होकर के जो प्रकृति की जो व्यवस्था है, भगवान को मानो नहीं मानो, मानते हो तो अच्छी बात है, हम मानते हैं परमात्मा को, परमात्मा है, फिर भी नहीं समझ में आए, पर प्रकृति की व्यवस्था से आप नहीं बच सकते, इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो प्रकृति की व्यवस्था है, परमात्मा तो उस व्यवस्था का नियंत्रक है। परिणाम तो प्रकृति से स्वतः ही मिलना शुरू हो जाता है। कोई भगवान पकड़ पकड़ करके तुमको सुख दुख नहीं देता है, उसने एक व्यवस्था बनाई हुई, उस व्यवस्था का जो नियम है, जो संविधान है, उसका उल्लंघन करोगे तो उन परिस्थितियों को आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा, उससे कोई भी नहीं, न तो बचा नहीं बच सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कई बार क्या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बोले हमको तो पता है, हमने योग सीख लिया, हमको नेचुरोपैथी पता, हमको योग ग्राम पता है। अरे योग ग्राम तो पता है, करोगे तो ही तो लाभ मिलेगा। तो हम ये सोच करके यदि नहीं करें कि वही सोचे कि कोई डॉक्टर समझ लें कि मेरे को तो बहुत सारी मेडिसिन का पता है और वो प्रकृति के नियमों का पालन ना करे, तो ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं होगा। कोई वैद्य समझ ले कि मेरे को तो बहुत सारी जड़ी बूटियां आती हैं, कोई योगी समझ ले, कोई योग जानने वाला समझ ले, तो करने का परिणाम हमको मिलता है। तो हम इस तरह के कार्य को करें कि परिणाम सुखद और आनंददायक रहे, वह आपके जीवन के जीवनचर्या बने, दिनचर्या बने, आपके जीवन का अंग बने, इसके लिए यह प्रयास किया गया है। और यह आज तक भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सोच और ये जो दृष्टि थी, यह कॉमर्शियली इस तरह से सोच करके नहीं खड़ा किया था कि इसका कोई वित्तीय और फाइनेंशियली हमको लाभ हो जाए। इसीलिए लोग ताज्जुब करते हैं, और दिल्ली वालों ने तो बीच में फैशन सा बना लिया था। वो ग्रुप का ग्रुप आते थे, बोले किसी होटल में जाकर के ठहरते हैं तो 2-3-4 हज़ार रुपया तो हमको कमरे का चार्ज देना पड़ता है, यहाँ तो 1000-1200 रुपये में रहना, खाना पीना, चिकित्सा, मिट्टी पट्टी, डॉक्टर, सब सारी। बोले ये तो कहीं कहीं भी नहीं मिलता, आपको सबको पता है। फिर कुछ कहानी ऐसी रही, बहुत सारे पैसे वालों की जो गर्मी होती है, उनको रहता है कि नहीं हमको तो ज्यादा पैसा खर्च करना। अच्छा अब हो क्या रहा, एक फैशन भी है कि जब मेरी माता बहनें कई सारी बैठी हैं, हालांकि अब वो फैशन थोड़ा कम हो गया है, पहले जाकर के क्या परंपरा शुरू हो गई थी भारतवर्ष में, आज भी ऐसा है कि वो कहेंगे कि कौन से डॉक्टर को दिखाने गई थी। कौन से डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कितना योग्य था, क्षमा करिएगा, कौन से डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये था कि उसने कितने पैसे लिए तुमसे, कि जो जितना ज्यादा पैसा देने वालों के पास गया तो समझ लीजिए कि वो उसका गर्व होता था, देखो मैं तो उस वाले के पास गई, वो तुम्हें इतना हजार मतलब कि चुकता करके आई। तो इस तरह की जो मानसिकता थी, तो यहां पर ऐसा नहीं कि आपको कई हजार रुपया कई चुकता कराने की व्यवस्था के लिए। दूसरी चीज मैंने देखा, बहुत सारे ऐसे जो संपन्न, जो भी आप जिनको कहिए ऊंचे लोग आते थे, वो लोग क्या करते थे कि यहाँ आनंद है, एक आपको पता हो ऋषिकेश के ऊपर आनंद स्पा, वहां पर 1-1 लाख रुपए एक दिन के लेते हैं, 1.25 लाख रुपया भी ले लेते हैं, अच्छा खासा लेते हैं। पर मेरे पास कई लोग ऐसे आते थे, कह रहे जी योग ग्राम में ना आपकी व्यवस्था थोड़ी हल्की है, फिर बड़ी ठहरने वहां जाते थे और चिकित्सा कराने मेरे पास आते थे। तो मैंने कहा भाई ये लोग भी यहीं ठहर जाए, भाई 1 लाख रुपए की जगह पर वो एक 10वां में हो जाए, एकोमोडेशन उनको वैसे ही चाहिए था। तो एकोमोडेशन के हिसाब से चिकित्सा तो वही होनी है, खाना भी वही खाना है। ऐसा नहीं कि वहां ठहरा दिए तो कोई सोने की, और अच्छा आदमी सोने की थाली में भी खाएगा, खाएगा तो रोटी सब्जी फल खाएगा, सोना चांदी तो नहीं खाएगा।
अब खा भी लेगा तो कितना खाएगा, वो हजम होना नहीं, फिर उसमें लैट्रिन घर में फिल्टर लगानी पड़ेंगे, कहीं निकल छान छान करके निकालना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा है कि हम जो है, और यहाँ तो वैसे भी नहीं खिलाना है, तो यहाँ तो खाए पियाई पहले ही इतना खा रखा है, क्योंकि आज दुनिया में जो है ना भूख से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, खाकर मरने वालों में हम सारे हैं, आप भी और हम भी हैं। मेरा भी 3 महीने से खाना बंद करवा रखा महाराज जी ने, पर पतला होने का नाम, हालांकि हो गया मैं, ऐसा नहीं हुआ, पर अभी आचार्य जी देखो हमारे लिए गुरुजी से विद्या तो कम पड़ी थी, अभी कई महीने से जो है ना, अभी ये नियमित जो है प्राणायाम योगासन में आचार्य जी सुबह सुबह पहुंचते हैं मेरे पास, और बोले ना गुरुजी प्राणायाम यहाँ करवा रहे थे और आप इसलिए बैठे हुए थे कई देर से, हम भी सुबह से वही कर रहे थे, इसलिए लेट आए हम। क्योंकि ये सारे जो जीवन के निर्वहन के लिए इस तरह से हम मानव, देखिए हर तरह से जो पतंजलि का जो मिशन है, श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच है, वो ऐसी है कि हम सब तरह से अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो जो ऋषियों की, हमारी प्राचीन महर्षियों की जो परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं में योग, आयुर्वेद और ये प्राकृतिक तो उसी का ही पार्ट है, साथ में जीवनचर्या या फिर स्वदेशी वस्तु या हमारे प्राकृतिक जो आहार वगैरह हैं, इन सारी चीजों को सर्वांगीण रूप से न केवल परिचर्चा अपितु उसको व्यवहारिकी रूप से कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसका एक आदर्श स्वरूप और मॉडल बना करके स्थापित करने का प्रयास यह पतंजलि योगपीठ है, उसी का यह योगग्राम पार्ट है। तो इस अभियान में, इन सब चीजों में निश्चित रूप से लाभ भी आप सबको मिलना है, आप सब लोग सहयोगी रहे हैं। और इस योगग्राम की जो कहानी है, जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया, कि मैं तो उससे पीछे की कहानी की बात करूं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, बड़े बड़े टिब्बे थे। जैसे अभी आपको समतल जमीन दिखाई दे रही, ऐसी कोई जमीन यहाँ पर नहीं थी। थोड़ी सी जमीनों में थोड़े से आम के पेड़ लगे थे, झाड़, और उन झाड़ियों में, क्योंकि झाड़ियों में कटने पिटने का काम मेरा ही है, बाद में आनंद तो हम आप लोगों को कराते हैं। मैं तो थोड़े दिन, जब झाड़ियां थी तो थोड़े दिन अपना घोड़ा लेकर के घूमता था, बाकी तो फिर बंद ही हो गया। अब तो महीना हो जाते हैं, आने को भी नहीं मिलता है। अभी भी जहाँ भी झाड़ झंकाड़ में कटने होते हैं, अभी भी होकर के आया था पहाड़ पे, ये सब निशान एकदम राणा सांगा की तरह से हम तो चोट खाते रहते हैं, जिससे कि आपको चोटिल ना होना पड़े, चाहे रोग से, चाहे व्याधियों से, चाहे दिल से, चाहे दिमाग से। तो ये हमारा प्रयास रहता है। तो जब यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा, फिर उधर जंगल के रास्ते से आए, ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि इधर गांव की तरफ से आ सकते थे। ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये थोड़ी सी ही पुरानी है, मेरे को लगता है कि 2007-8 की बात है ये। तो जब आया, आने के बाद में मैंने चारों तरफ देखा, मुझे बड़ी शांति सी जगह लगी कि बने का ये तो बहुत अच्छी जगह, यहाँ शांति से रहा जा सकता है। और असली बात बता दूं स्वामी जी, तो देखो वो कह रहे हैं नहीं बताना, धीरे से ना तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं आया, मेरे को बड़ा शकुन सा मिला, तो अमरूद लेकर के गया। अमरूद के पेड़ में बड़े मीठे मीठे अमरूद लगे हुए थे। श्रद्धेय स्वामी जी को अमरूद खिलाया। महाराज जी को अमरूद तो अच्छे लगे, पर मैंने कहा जहाँ से आए वहाँ चलो। तो वहाँ यहाँ लेकर के जब श्रद्धेय स्वामी जी आए, आते आते ऐसे हो गए, हंस रहे, तो थोड़ा ही बता देता हूँ। तो उसके बाद में कहा कि, मैंने कहा महाराज जी यहाँ कुछ करें, यहाँ मैं दोबारा हरगिज नहीं आऊंगा। बता ही दिया तो फिर इतनी देर से क्यों पूछ रहे थे? तो ऐसा कह करके, तो ये क्योंकि बड़ा जटिल और विकट था, और ये ऐसे जंगल, पहाड़, झरने, ये सब पत्थर, चोटियां, पेड़ हमको बड़े बुलाते हैं, हमको सुहाते भी हैं और हमें पसंद भी है। मुझे तो आनंद आता है कि, और आप लोगों में भी रुचि हो, दम हो तो बता देना, इधर से घुस जाएंगे, जिधर निकलेंगे पहाड़ में, जो रह जाए तो पीछे से 2-4 लड़के छोड़ देंगे, बट इकट्ठे करते हुए आपको ले आएंगे। नो, तो फिर पीछे से हाथी और भालू, शेर पूरे हैं यहाँ। और यहाँ हाथी वगैरह भी बहुत है, उनको भी भोजन मिल जाएगा। एक दिन तो हम इधर हाथी में ही हम 2-3 बार फंसे भी हैं। और हाथी बड़ा, एक तो बड़ा प्यारा हाथी था, अब शायद पता चला, क्योंकि वो कुछ हाथियों की गणना होती रही थी तो पता चलता है कि वो वाला हाथी था। तो एक बड़ा टस्कर हाथी था, अकेले घूमता था वो, तो वो बेचारा वो अब नहीं रहा। तो बाकी भी कई लोग हैं, मित्र बंधु बांधव सब हैं। तो उसमें फिर विचार बना कि यह, मेरा तो विचार बन गया था कि यहाँ पर हमको कुछ करना चाहिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी की असहमति में भी हमने थोड़ी सी, जिसकी जगह वगैरह थी, 2-4 लोगों से बात करके, संवाद करके थोड़ी बात कर ली थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जब पतंजलि योगपीठ फेज 1 बन गया था, फेज 1 बनने से पहले आप सबको पता, आप में से बहुत सारे लोग अपने पुराने जुड़े हुए लोग हैं,
तो जब योग शिविर शुरू हुआ था, आवासीय योग शिविर की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, हरिद्वार में हम लोग अलग अलग होटल, अलग अलग आश्रम, धर्मशालाएं सब बुक करके अलग अलग जगहों पर जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे। हम पैसा भी देते थे, देने के बाद में वो हमको एहसान भी दिखाते थे, तो उनके एहसान के भी हम एहसान तले दबे रहते थे। उसके बाद में कोई खाली सा मैदान देख करके तंबू तान करके क्लास वहाँ होती थी, सब जगह पर लोगों को ठहराया जाता था। ये दिन भर यहीं रहने वाले महाराज जी, टाइम की कोई बात नहीं, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, कहीं जाना तो है नहीं, आप लोगों को यहीं रहना है, चिकित्सा करनी है, ठीक है, चलो आपकी मानसिक की चिकित्सा कर देता हूँ थोड़ी देर, बाकी चिकित्सा करवा लेना। तो उसके बाद में जो है वहाँ शिविर चलता था। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि अब हमको योग शिविर लगाना चाहिए, आवासीय योग शिविर, क्योंकि पतंजलि फेज 1 में वो रोग की व्यवस्था, जैसे वहाँ पर ओपीडी चलती थी, आईपीडी में पेशेंट्स आकर के रुकते थे। हमने सोचा कि यदि शिविर लगाने की व्यवस्था करेंगे तो जो ओपीडी और आईपीडी में जो रूटीन में पेशेंट्स आते हैं वो प्रॉब्लम में उनको परेशानी हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि फिर क्या करें, जैसे पहले लगाते थे उसी तरह से हम शिविर लगाएं क्या। मैंने कहा नहीं, उस तरह से भी लगाने पर लोग कहेंगे कि बाबा जी ने इतना बड़ा आश्रम बना दिया, फिर भी हमको इसी तरह से उसी व्यवस्था में रख रहे हैं, किराए के मकानों में रख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर स्वामी जी कहने लगे तुम कहते हो यहाँ भी नहीं लगाना और वहाँ भी नहीं करना, तो करें क्या हमको। मैंने कहा शिविर थोड़ा रुक के लगाए। बोले नहीं नहीं, शिविर तो लगाना है। आप सबको पता है कि महाराज श्री का संकल्प बड़ा अद्भुत होता है, सोच लिया तो सोच लिया, पूरा कौन करेगा, जिसको करना है वही करेगा। तो कहा कि नहीं, हमको शिविर तो लगाना ही है। तो मैंने फिर सोचा क्या करें, तो ये जगह का मुझे स्मरण था, हमने रोक रखा था। तो मैंने कहा महाराज जी वहाँ वो जो जंगल है, यदि वहाँ पर जो है शिविर लगा लें तो बना ले, तो औरंगाबाद से आगे। तो महाराज जी ने कहा कि वो जमीन अभी है, ऐसे ही पूछा जमीन है, मैंने कहा हाँ है वो। तो फिर फटाफट हमने उस जमीन का जो भी एग्रीमेंट वगैरह करना था वो कर लिया। हमारे पास दिन थे, ये जो बातें हो रही थी मुझे स्मरण है कि उसी दिन जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, लगभग ये दिसंबर जनवरी की बात थी, फरवरी मार्च अप्रैल में लगा था शायद शिविर, ये जनवरी की बात थी। तो होने के बाद में स्वामी जी ने कहा कि, मैंने कहा कितने लोगों का शिविर लगाना चाहते। महाराज जी ने कहा 500 लोगों का। तो मैंने कहा ठीक है, चिंता मत करिए, 500 लोगों का शिविर हो जाएगा। हमने कह तो दिया, मेरे दिमाग में बात ये थी कि हम तंबू तान देंगे, कुछ कर देंगे। जब यहाँ काम शुरू करने के लिए बहुत सारे ड्राइंग भी नहीं, उसका कोई आर्किटेक्ट भी नहीं, कुछ डिजाइन नहीं, प्लानिंग नहीं, टीले टब्बे। फिर हमने सोचा इसको कैसे करेंगे। सुनना जरूरी है, जिस भूमि पर हो उस भूमि की, उस माटी की अतीत और इतिहास को जानने से आपको और अच्छा और आनंद आएगा। तो उसके बाद में इधर भी आपने देखा होगा पूछते लगे पड़े, उधर भी पूछते हैं। और क्योंकि नदी का कटाव वगैरह बहुत होता था उस समय पर, तो ये विचार हुआ कि फटाफट इसको कुछ बनाया जाए। फिर हमने ठेकेदारों से बात करी, कोई भी आदमी तैयार नहीं। आर्किटेक्ट से बात करी, वो कहते जी ड्राइंग बनाने में ही हमको 2-3 महीना टाइम चाहिए। मैंने कहा भाई 3 महीने में तो यहाँ पर हमको शिविर होना है, हमको ये सब नहीं चाहिए। तो सिर्फ बैठ करके एक स्केच में मैंने कागज में अपने आप प्लानिंग करी, ऐसे ऐसे बनाऊंगा, इधर से रोड होगा, इधर से गेट बनाएंगे, इधर ऐसे ऐसी कुटिया बनाएंगे, बना बुना करके इतने इतने साइज चाहिए, इतना बाथरूम चाहिए, सब प्लानिंग कर लिया। करने के बाद में फिर मैंने सोचा अब करेगा कौन। अचानक एक आदमी आया, बोले जी आचार्य जी नौकरी चाहिए मेरे को। मैंने कहा क्या है, बोले डिप्लोमा इंजीनियर है। मैंने कहा आजा तेरी जरूरत है। वो दिल्ली से आया था। मैंने कहा तू घर भी मत जा। तो बोले जी मेरे पास कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं है तो मैंने कहा यहाँ दुकान से खरीद के लिया हरिद्वार से। तो हरिद्वार से कपड़े खरीदवाए, उसको घर जाना भी मना कर दिया, ना कोई इंजीनियर ना कोई आर्किटेक्ट। शुरू होकर के हमने फिर जो है उसको यहीं लेकर के आया। आने के बाद हमने फिर कुछ लोगों को, फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे करना चाहिए। फिर एक आइडिया दिमाग में आया कि जितने भी गांव के इधर उधर मिस्त्री थे, मैंने और शास्त्री जी ने, एक देवेंद्र करके हरिद्वार का था, 3-4 लोग हम लोग थे, तो सारे मिस्त्रियों को इकट्ठा किया इधर आसपास के। हमने उन मिस्त्रियों को कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने मजदूर हैं और कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। किसी ने कहा मैं 5, किसी ने कहा 10, किसी ने कहा 15, किसी ने कहा 20। तो सारे उन मजदूरों और मिस्त्रियों को इकट्ठा करके हमने कहा तुमको 5 कुटिया दे दें तो कितने दिन में करोगे, तुमको 10 दे दें तो कितने में करोगे, तुमको 15 दे दें। ऐसी प्लानिंग करी, यानी सारे जो एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उन मिस्त्रियों को हमने कॉन्ट्रैक्टर बनाए। और जाकर के हम मार्किंग करते थे, अपना चूना डालते थे, अपना बिछा दिया भाई इस कुटिया को यूं ऐसा घुमा दे। फिर इसके बाद में सारी कुटियों का काम दे दिया। फिर हमने सोचा कि अब इसको छत क्या करें। टाइल्स मंगवाई, अभी ये छत पक्की कर दी, पहले टाइल लगा करके हमने लगा दिया था कच्चा। गुजरात में संपर्क किया, टाइल ढूंढा, यहाँ मिलता नहीं लोकल लेवल पर।
सारे काम। फिर बोले जी बाथरूम फिटिंग में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए भी फिर आदमी ढूंढे। फिर दिमाग में आया क्योंकि बनाना ही तो बढ़िया क्यों ना बनाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे कमरों में मार्बल लगे हुए हैं, राजस्थानी स्टोन लगा रखा, जो इस कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, जो इधर जो कुटिया बनी हुई है। तो हमने पत्थर ला करके, हमने पत्थर की घिसाई तक, यानी 68 डेज के अंदर में न केवल कुटिया, लैट्रिन, बाथरूम सब चालू, पानी चालू, सीवरेज कंप्लीट। और उतना ही नहीं, इस जंगल में ओवरहेड टैंक भी, जो आप टैंक देख रहे हो, वो भी 68 डेज के अंदर ही हमने वो टैंक भी बना दिया था। पानी भी बोर कर लिया था, वो मेरा तालाब भी बन गया था, सड़कें भी लगभग बन गई थी, आरबीएम वगैरह हम डाल चुके थे, और ये हॉल भी बन चुका था। इस हॉल में बन करके, और इसी हॉल में, हालांकि ये टाइल लगना मेरा बाकी था, इसका कच्चा मैंने करवा दिया था। ये सब, ये जो डिजाइन फिजाइन दिख रहे हैं ना, ये सब हो चुका था पहले ही। सारी चीजें होकर के हम लोगों ने यहां पर योग शिविर किया। यह इसका एक इतिहास है, और जो पहली बार यहां पर उस तरह से शिविर किया था वो भी गर्व अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की और रही कि इसको और एडवांस, तो ये जो परिसर है दूसरा, वो भी साल भर भी नहीं हुआ। तो जो परिसर आप लोग देख रहे हैं वो तैयार हुआ। वहां जितने भी अधिकतम जो संसाधन होनी चाहिए, बाकी तो सर्विसेज के ऊपर निर्भर करता है, उसके लिए भी हमने भरी व्यवस्था कर रखी है। अच्छे प्रोफेशनल टीम हम लेकर के आए, जो अच्छे अच्छे होटलों में, अच्छे अच्छे स्पा में, दूसरी जगह जो सेवाएं दे रहे थे, ऐसे भाई बहनों को हमने इकट्ठा किया है। तो यह एक अभियान है कि स्वास्थ्य के लिए एक बिल्कुल गरीब आ जाए बेचारा, जिसके पास कम से कम साधन है, उसको भी, और एक सोचे कि मेरे पास बहुत पॉकेट में है, मेरे को बहुत फैसिलिटी चाहिए, उसको भी। ये भी एक अद्भुत उदाहरण है। जिस तरह से पतंजलि के प्रोडक्ट को आज हमें इस बात के लिए गर्व है कि नहीं तो हर एक लेवल का आदमी का अलग ब्रांड होता था। पैसे वालों के लिए अलग ब्रांड है, गरीबों के लिए अलग है, पर आज हमको इस बात के लिए गर्व है कि एक बड़ा बॉस गाड़ी में बैठ करके जा रहा होता है, वह जो प्रोडक्ट खरीदता है, वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी उसी प्रोडक्ट को लेकर आ रहा होता है, तो उसका नाम पतंजलि है। यदि आज आप गरीब से गरीब के घर में जाकर के देखोगे तो पतंजलि मिलेगा, तो अमीर से अमीर के घर में जाकर के देखोगे तो पतंजलि मिलेगा। इसी तरह से यह योग ग्राम है कि जहां गरीब से गरीब आदमी भी चिकित्सा करा सकता है, और धनी से धनी आएगा तो उसके स्तर का भी यहां पर हमने व्यवस्थाएं की है। तो ये पतंजलि ही काम कर सकता है। देखो, एक 5 स्टार फैसिलिटी चलाना भी सरल है, 7 स्टार चलाना भी सरल है, धर्मशाला भी चलाना सरल है, पर धर्मशाला और 7 स्टार करना ये बहुत कठिन काम है। ये श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा ही हो सकता है। तो वह अभियान यहां पर चल रहा है, और आप लोगों का स्वागत है, और आप सबका वंदन है, नमन है कि आप सब आए हैं। इसका आनंद उठाइए, लाभ उठाइए, और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में संकल्पित होकर के यहां से जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।